हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और 2024 में फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज हम कराने जा रहे हैं क्लास 10th के सिविक्स राजनीतिक शास्त्र के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो एंड तक बने रहें। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी गेस किए हुए क्वेश्चन हैं, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बने रहे एंड तक। क्वेश्चन नंबर 1 है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? देखिए आंसर आपको सिंपल भाषा में लिखना है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासित शासन को ही लोकतंत्र कहते हैं। यानी कि लोकतंत्र में जनता खुद सरकार चुनती है, ठीक है। और राजतंत्र में आप राजा को नहीं चुन सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या है, ठीक है। देखिए आप जितने भी आंसर है ना सभी सिंपल भाषा में आप लोग खाली सुन लीजिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा ये सब क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग ध्यान से सुनिए और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम डाल देंगे पीडीएफ टेलीग्राम में, उनका लिंक डाल देंगे, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर आपको लिखना है सिंपल भाषा में कि समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना ये सत्ता की साझेदारी कहलाता है। यानी समाज में जितने भी वर्ग हैं, SC ST OBC जितने भी हैं, सभी को सरकार में आने की हिस्सेदारी मिलना चाहिए, सभी को हक मिलना चाहिए, सभी इलेक्शन लड़ सकते हैं। इसी को सत्ता की साझेदारी कहते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? यानी समाज जो विभाजन होता है, अलग होते हैं, आखिर उससे क्या समझते हैं आप? सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? देखिए आंसर लिखना है आपको, जाति धर्म और क्षेत्र आदि के आधार पर, जाति धर्म क्षेत्र आदि के आधार पर समाज के कई वर्ग में विभक्त होना ही सामाजिक विभाजन कहलाता है। यानी कि जाति धर्म के आधार पर क्षेत्र का विभाजन होना। जैसे आप लोग देखेंगे एक गांव है, वहाँ पे 4 धर्म के लोग रहते हैं, इधर अलग धर्म, इधर अलग धर्म, इधर अलग धर्म और इधर अलग धर्म। तो इधर हिंदू है तो अलग धर्म है, अलग क्षेत्र बढ़ गया। एक ही गाँव में, गाँव का नाम एक ही है पर क्षेत्र का नाम अलग हो गया, ये अलग टोली बन गया, वो अलग टोली बन गया। यानी कि जाति या धर्म के नाम पे क्षेत्र का बंटवारा कर देते हैं ये लोग, ठीक है। ऐसे आप लिख लीजिएगा अच्छा से, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? देखिए इसका आंसर आपको लिखना है सिंपल भाषा में लिखना है कि अपने धर्म से प्रेम करना और दूसरे धर्म के धर्म से नफरत करना सांप्रदायिकता कहलाता है। यानी अपने धर्म को ऊंचा मानना, दूसरे धर्म को नीचा मानना, यही सांप्रदायिकता है, ठीक है। अब लोग अच्छा से लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? या फिर धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को उल्लेखित कीजिए। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, एक तो पहला है धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, दूसरा है धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को उल्लेखित कीजिए। दोनों में कोई क्वेश्चन आए आपको आंसर एक ही लिखना है। देखिए आंसर आपको यहाँ दिया गया है कि भारत में किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत में किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया जाएगा। किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया जाएगा। किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया जाएगा। इसी को ही धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। हमारे देश में क्या है, सभी धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन हमारा जो राष्ट्रीय धर्म है वो कोई सा भी नहीं है, ठीक है। किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं किया जाएगा, नहीं किया है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी गेस किए हुए क्वेश्चन है 2024 बोर्ड के लिए। तो आप लोग अच्छे से इनको नोट करते जाइए, या फिर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है कि धर्मनिरपेक्ष राज का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष राज का क्या अर्थ है, ठीक है। देखिए आंसर हो जाएगा इसका कि धर्मनिरपेक्ष राज का अर्थ है कि भारत का अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, या राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। यहाँ सभी धर्म को एक समान माना जाएगा, सभी धर्म को एक समान माना जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी को धर्मनिरपेक्ष राज कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। यानी हमारा भारत देश क्या है? धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है।
आखिर क्यों है, उनका 2 रीज़न लिखना है, उनका 2 कारण लिखना है। ठीक है, तो देखिए पहला लिखना है, पहला पॉइंट में लिखना है कि भारत में किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया जाएगा और नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे सभी धर्म बराबर है। दूसरा लिखना है कि भारत में सभी धर्म को एक समान माना जाता है, भारत में किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको 2 पॉइंट लिख देना है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। और सिंपल आंसर में लिखना है, आपको ज़्यादा घुमा फिरा नहीं लिखना है। ये मत सोचिए कि बड़ा आंसर लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जितना शॉर्ट में लिखिए, अच्छा से लिखिए, साफ साफ लिखिए, ताकि पता चल जाए, जो कॉपी चेक करने वाले उनको समझ में आ जाए क्या आंसर लिखा है इसमें। बस इतना ही काफ़ी है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है कि लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानताएं क्या है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, पहला लैंगिक विभेद किसे कहते हैं या फिर लैंगिक असमानताएं किसे कहते हैं। देखिए, लिंग के आधार पर महिला और पुरुष के बीच भेदभाव करना ही लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानताएं कहलाती है। यानी जो हमारे पुरुष और महिलाओं के बीच में जो भेदभाव होते हैं उसी को लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानताएं कहते हैं। ओके, देखिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में किस तरह जाति असमानताएं जारी है, स्पष्ट करें। भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, स्पष्ट कीजिए। देखिए आंसर लिखना है आपको सिंपल भाषा में कि भारत में वंशानुगत पेशा पर आधारित समाज है। यानी क्या है, भारत में वंशानुगत चल रहा है, यानी वंश के आधार पर चल रहा है जातिगत। देखिए आज भी अधिकांश लोग अपने बेटा बेटी की शादी अपने ही जाति में करते हैं। आज भी लोग क्या करते हैं, अपने कास्ट में शादी करते हैं। अधिकांश लोग जाति के आधार पर वोट करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि जाति को ही वोट देते हैं, अपने ही जात को वोट देते हैं, चाहे वो कैसा भी हो, पियक्कड़ हो या फिर दारू पीने वाला हो, कुछ भी हो, उन्हीं को वोट देंगे, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में जातिगत असमानताएं जारी है और अभी भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की संसद में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। यानी जो हमारे भारत में संसद है उनमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति बताना है। ठीक है, आपको उत्तर में लिखना है, सिंपल में लिखना है कि भारत की संसद में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति संतोषजनक नहीं है। महिलाएं संतोषजनक नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, देखिए 15वीं लोकसभा में महिलाओं संसद की संख्या 59 थी, जो कि कुल संसद की संख्या का मात्र 11% है। यानी संसद में क्या है, मात्र 11% ही महिलाएं हैं। ठीक है, इस तरह आपको लिख देना है। देखिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि ग्राम पंचायत के किन्हीं 2 कार्य को लिखें। ग्राम पंचायत का 2 कार्य को लिखना है। प्राकृतिक क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तैयार करना, ये ग्राम पंचायत का कार्य है। यानी प्राकृतिक क्षेत्र के लिए, जैसे कि हो गया कहीं पोखर, तालाब, स्कूल वगैरह हो गया, मंदिर हो गया गांव में, उनके लिए क्या है, बजट तैयार करना। प्राकृतिक आपदा में सहायता का कार्य करना, अगर आपदा आ गया, बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, भूकंप आ गया, तो उन स्थिति में ग्राम पंचायत क्या करते, सहायता करती है गांव वालों को। तो आप लोग को 2 कार्य लिख देना है ग्राम पंचायत के। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि महापौर का संक्षेप टिप्पणी लिखे। देखिए महापौर का अर्थ क्या होता है। देखिए महापौर एक पद का नाम है। ठीक है, एक पोस्ट का नाम है जो कि हर क्षेत्र में होता है। देखिए आपको आंसर लिखना है सिंपल भाषा में कि महापौर किसी नगर के प्रशासन को कहते हैं। यानी कि किसी भी नगर के, जैसे आपके क्षेत्र में प्रशासन होगा, पुलिस प्रशासन, तो उसी के अंतर्गत एक महापौर रहता है, जिसको महापौर कहा जाता है। ठीक है, तो महापौर का चुनाव उस नगर में रहने वाले लोग के द्वारा किया जाता है। उस नगर में जितने भी लोग हैं उन्हीं के द्वारा महापौर का चुनाव किया जाता है। और अन्य कई बार केंद्रीय सरकारी समिति यह निर्णय लेती है कि किसी नगर का महापौर कौन होगा। और कई बार होता है कि सरकार खुद महापौर का चुनाव करके देते हैं। ठीक है, संघ देश जैसे बहुत से संघ जैसे जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका में महापौर राज्य की सरकार का प्रमुख भी होता है। ठीक है, महापौर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पहले तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। पहले तो आपको समझ नहीं आएगा कि महापौर है क्या चीज़ है। ठीक है, महापौर एक पोस्ट का नाम है, एक पद का नाम है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आप लोग याद कर लीजिए अच्छा से, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए महापौर नगर निगम का परिषद का सभापति होता है।
महापौर जो होता है ना, हमारे नगर निगम के सभापति होते हैं, और महापौर नगर निगम का प्रथम नागरिक भी माना जाता है। देखिए हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। ठीक उसी तरह हमारे नगर निगम के जो प्रथम राष्ट्रपति नागरिक होते हैं वो होता है महापौर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है। देखिए समवर्ती सूची क्या है? समवर्ती सूची क्या है? कट। क्वेश्चन नंबर 13 है, समवर्ती सूची क्या है? देखिए समवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों के समान हित के विषय में शामिल होते हैं। इस सूची में शामिल विषय पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं, यानी कि हमारे संसद भी बना सकते हैं और विधानमंडल भी बना सकते हैं। यानी कि समवर्ती सूची उस सूची को कहते हैं जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल के कानून बनाते हैं। ठीक है, संविधान के लागू होने के समय में समवर्ती सूची 45 विषय थी, पहले थी 45, लेकिन वर्तमान में 52 विषय हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है कि वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो अभी वर्तमान में 52 है, और जब संविधान लागू के समय में 45 थे, 45। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए ये सब। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि गठबंधन की सरकार में साझेदारी कौन कौन होते हैं? गठबंधन की सरकारों में साझेदारी कौन कौन होते हैं? देखिए उत्तर लिखना है आपको सिंपल भाषा में। गठबंधन की सरकार में शामिल सभी राजनीतिक दल मिलकर सत्ता में साझेदारी करते हैं। देखिए गठबंधन किसे कहते हैं? जब 2 से अधिक राजनीतिक दल आपस में मिल जाए तो उसे गठबंधन की सरकार। ठीक है, देखिए गठबंधन की सरकार में किसी एक दल को बहुमत न मिलने पर 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार का गठन करता है। किसी भी एक अगर दल को बहुमत ना मिले तो क्या करते हैं? 2 या 2 से अधिक दल मिलकर गठबंधन की सरकार बना लेते हैं। ठीक है, और इस प्रकार कहा जा सकता है कि गठबंधन की सरकार में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल सत्ता में साझेदारी करते हैं। 2 या 2 से अधिक दल सत्ता की साझेदारी करते हैं। ऐसे सरकार में शामिल विभिन्न राजनीतिक दलों का विचार अलग अलग होता है। सभी का विचार अलग अलग होते हैं। सभी अपने क्षेत्र के हित के लिए सरकार पर दबाव बनाती है। सभी को अपने क्षेत्र के हित के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए सरकार पर दबाव बनाती है। ठीक है।